गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि संबंध क्या होता है। अगर मैं बोलचाल की भाषा में जनरली जैसे हम लोग बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि राम मोहन का भाई है, मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है ना। इस तरह के वाक्य प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि राम मोहन का भाई है, तो इसमें संबंध क्या दिख रहा है कि भाई होने का संबंध दिख रहा है। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि महेश सुरेश से लंबा है, सुरेश से लंबा है, महेश जो है सुरेश से लंबा है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो लंबा होना है ये एक संबंध है ना। मोहन और सुरेश में संबंध क्या है कि महेश जो है सुरेश से लंबा है, यानी कि ये जो लंबा होना जो है यह एक प्रकार का संबंध है। उसी तरह से मैं अगर बात करूं कि रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, तो यह भी आपका एक संबंध दिख रहा है कि दोनों रेखाओं में संबंध क्या है कि रेखा ए बी जो है ना रेखा सी डी के समांतर है। तो समांतर होना एक संबंध हो गया। ये जो समांतर होना देख रहे हैं यह एक क्या है, संबंध है। तो हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में बहुत प्रकार के संबंधों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में इस प्रकार के संबंधों के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चयों पर संबंध के बारे में, समुच्चयों पर संबंध के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऐसे तो संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना। बड़ा छोटा, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, है ना। दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं, यह भी तो आपके एक संबंध को ही ना दर्शा रहा है। तो ऐसे संबंध के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है समुच्चयों पर संबंध के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्रमित युग्म के बारे में, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाता है। मान लीजिए कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है ना, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, यानी ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, दोनों अरिक्त समुच्चय है। अब हम ए का कोई अवयव ए लेते हैं, समुच्चय ए का, ये समुच्चय ए का कोई अवयव ए लेते हैं तथा समुच्चय बी का कोई अवयव बी लेते हैं। आपको पता है कि समुच्चयों को बड़े अक्षरों से और उनके अवयवों को छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है, याद है ना आपको। तो हम लोग समुच्चय ए का एक अवयव ए ले रहे हैं और समुच्चय बी का एक अवयव बी ले रहे हैं। तो ए और बी अवयव लेकर हम लोग दो युग्म ए कॉमा बी इस तरह से तथा बी कॉमा ए इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो आप दो युग्म जो देख रहे हैं, ए बी देख रहे हैं या बी ए देख रहे हैं, ये जो आप युग्म देख रहे हैं यही आपका क्रमित युग्म कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, क्रमित युग्म कहलाता है। ये ए कॉमा बी लिखिए या बी कॉमा ए लिखिए, यही आपका क्या है, क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो हमें इसमें ध्यान देना होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें एक एलिमेंट एक सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट से होगा। देख रहा है ना, ए कॉमा बी जो लिखा जा रहा है यह ए समुच्चय ए का अवयव है और बी जो है समुच्चय बी का अवयव। उसी तरह से इस बी कॉमा ए में क्या देख रहे हैं कि यहाँ बी जो है, यह बी यह समुच्चय बी का अवयव है और ए जो है समुच्चय ए का अवयव है। तो इस प्रकार के जो युग्म देख रहे हैं यही क्रमित युग्म कहलाता है। अब इस क्रमित युग्म में ये जो पहला ए जो देख रहे हैं इसको प्रथम निर्देशांक कह सकते हैं, प्रथम निर्देशांक कह सकते हैं, या प्रथम घटक भी कह सकते हैं, प्रथम घटक कह सकते हैं। यानी अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसे कह सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और प्रथम घटक यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जो बी देख रहे हैं यह आपका हो जाएगा द्वितीय घटक, द्वितीय निर्देशांक और द्वितीय घटक कह सकते हैं, द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय घटक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट
या द्वितीय घटक को कहेंगे सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पहला जो होता है उसको प्रथम घटक और जो दूसरा होता है उसे द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक कहेंगे। उसी तरह से ये बी जो यहाँ पर होगा इस ऑर्डर पेयर में, यह बी जो है आपका प्रथम घटक है और ए जो है आपका द्वितीय घटक है। समझ गए? तो आप यहाँ पे समझ गए। अब मान लीजिए आपके पास ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 दिया है और एक बी सेट दिया है, इसका एलिमेंट मैं यहाँ 4 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 1, 4 1, 4 1, 5 2, 4 ये सब क्या है आपके ऑर्डर पेयर है। क्यों ऑर्डर पेयर है? क्योंकि देख रहे हैं एक एलिमेंट इस सेट का है और दूसरा एलिमेंट इस सेट का है, एक एलिमेंट इस सेट का है, दूसरा एलिमेंट इस सेट का है, एक एलिमेंट इस सेट का है, दूसरा एलिमेंट इस सेट का है। देख रहे हैं ना? तो ये सारे क्या है, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ठीक है, क्रमित युग्म कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1, 2 लिख दूं और कहूं कि ये ऑर्डर पेयर है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है और 2 भी इसी सेट का एलिमेंट है। तो ऑर्डर पेयर में हमें दो समुच्चयों के अवयवों को लेना होता है, वही आपके ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो युग्म लिख रहे हैं यही आपके ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो क्रमित युग्मों की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर कब समान होते हैं उसके बारे में। दो क्रमित युग्म A1 B1 और A2 B2 समान कहे जाते हैं। यहाँ पर A1 B1 और दूसरा ऑर्डर पेयर है A2 B2, यह बराबर कब कहलाएगा, यह एक दूसरे के बराबर कब होगा, यदि और केवल यदि A1 बराबर होगा A2 के, A1 बराबर होगा A2 के और B1 बराबर होगा B2 के। तो अगर इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक के बराबर हो और द्वितीय घटक द्वितीय घटक के बराबर हो, तभी वो ऑर्डर पेयर इक्वल कहे जाएंगे। यानी कि ऑर्डर पेयर बराबर होने के लिए आपको प्रथम घटक के बराबर होना चाहिए और द्वितीय घटक के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 1, 2 लिखता हूं और कहूं 1, 2, 1, क्या यह बराबर है, तो कहोगे कि नहीं सर ये बराबर नहीं है, क्योंकि प्रथम घटक के बराबर नहीं है और द्वितीय घटक के बराबर नहीं है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर A, B ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर B, A है, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर बराबर होने के लिए उसका ध्यान रखना होगा कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल हो और दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल हो, तभी वो ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, और इस पे आधारित आपके क्वेश्चन भी आ जाएंगे एक्सरसाइज में। कह देगा कि मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर दिया है 2, x और दूसरा ऑर्डर पेयर दिया है यहाँ पर y, 3। कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो x y का वैल्यू बताइए। तो पहला घटक पहले घटक के बराबर और दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाएंगे आने वाले एक्सरसाइज में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू से। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। किसी दो समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन इसी क्रम में उन सभी क्रमित युग्म A, B का समुच्चय है जहां A बिलोंग्स करेगा A से और B बिलोंग्स करेगा B से। यानी कि A और B से ऐसे ऑर्डर पेयर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे A एक सेट था जिसका एलिमेंट 1 2 3 लिया था और B एक सेट था जिसका एलिमेंट मैंने 4 5 लिया था, और A और B का कार्तीय गुणन जो होगा इसी क्रम में A और B के ही क्रम में उन सभी क्रमित युग्म A, B का समुच्चय होता है जहां A बिलोंग करेगा A सेट से और B बिलोंग करेगा B सेट से। यानी कि एक इसका एलिमेंट दूसरा इसका एलिमेंट है ना, एक इसका एलिमेंट दूसरा इसका एलिमेंट। तो इस तरह के ऐसे सारे क्रमित युग्म लेने होंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करे। ठीक है, ऐसे हमें सारे ऑर्डर पेयर लेने होंगे, वही A और B का कार्तीय गुणन कहलाएगा। और A और B का कार्तीय गुणन को A क्रॉस B, इसको क्रॉस पढ़ना, ये जो गुना का चिन्ह है इसे क्रॉस पढ़ेंगे, A क्रॉस B द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि A क्रॉस B जो है समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन को निरूपित कर रहा है। तो ये कार्तीय गुणन किसके बराबर होगा, तो वे सारे ऑर्डर पेयर A B लेने होंगे जहां A बिलोंग करेगा समुच्चय A के अवयव से और B बिलोंग करेगा समुच्चय B से। ठीक है, हमें वो सारे ऑर्डर पेयर लेने होंगे। जैसे अगर बात करें A सेट है 1 2 3 उसका एलिमेंट है और B एक सेट है जिसका एलिमेंट आपके पास 4 और 5 दिया है। ठीक है,
तो अगर मैं ए और बी के कार्तीय गुणन की बात करूं तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है ए और बी का कार्तीय गुणन, कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है ना, ए और बी वैसे सारे क्रमित युग्मों का समुच्चय जो पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे सेट से। चलिए तो ऑर्डर पेयर की बात करें तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक एलिमेंट इस सेट का लेता हूँ, दूसरा एलिमेंट इसका लेता हूँ, सीरियल वाइज चलेंगे, लाइन वाइज, ताकि कोई छूटे ना। 1 4 लिए, फिर 1 के साथ 5 ले लेता हूं, तो देखो एक एलिमेंट इसका हुआ, एक एलिमेंट इसका हुआ। उसी तरह 2 को लो तो 2 4 2 5। उसी तरह से आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो 3 4 और 3 5। तो देख लिया हमने सारे ऑर्डर पेयर ले लिए, और कोई अब ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता जिसमें पहला एलिमेंट इससे बिलोंग करे दूसरा एलिमेंट इससे बिलोंग करे। तो हमने वो सारे ऑर्डर पेयर ले लिया, उन सभी ऑर्डर पेयर का जो समुच्चय है वही ए और बी का कार्तीय गुणन होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ बी और ए का कार्तीय गुणन बताओ, तो पहले समुच्चय बी के अवयव लेंगे और बाद में समुच्चय ए के अवयव लेंगे, ठीक है। तो पहले 4 यहां ले लेते हैं, 4 1, फिर 4 2, 4 3, फिर उसी तरह से 5 1 5 2, लाइन से लेंगे ताकि कोई छूटे नहीं, 5 3। तो यहां हमने क्या देखा कि बी और ए के कार्तीय गुणन में पहला एलिमेंट समुच्चय बी से होगा और दूसरा एलिमेंट समुच्चय ए से होगा, ठीक है। और इस तरह के वो सारे क्रमित युग्म हमें लिख देने होंगे, वही बी और ए का कार्तीय गुणन होगा। तो आपको पता है कि ये 1,4 जो है 4,1 के तो बराबर नहीं होगा, 1,5 जो है 5,1 के बराबर तो नहीं ना होगा। आपको पता है ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक के बराबर होना चाहिए, द्वितीय घटक के, तब वो बराबर होता है। यानी कि ए क्रॉस बी भी देख रहे हैं, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं ना होंगे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, समझ गए ना। अच्छा मैं यहाँ पे कहूं कि आप ए क्रॉस ए बताओ, ए क्रॉस ए बताओ, ए क्रॉस ए बताओ, सॉरी ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए का मतलब कि पहले एलिमेंट भी समुच्चय से ही होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी समुच्चय ए से ही होना चाहिए। ए क्रॉस ए का मतलब ही ना हुआ। अच्छा इसी को मैं 2 बार लिख दूंगा ताकि आप आसानी से इसको लिख सको, ठीक है। तो आप वैसे कैसे पेयर लोगे, तो पहला एलिमेंट इसका, दूसरा उसका ले लेंगे, 1 2 1 3, ठीक है। अब फिर 2 के साथ लेते हैं, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। तो यही आपके सारे ऑर्डर पेयर आ गए, और इन्हीं सारे ऑर्डर पेयर का जो समुच्चय हो गया वही ए और ए का कार्तीय गुणन हो गया। तो कार्तीय गुणन आपको समझ में आ गया किस तरह से गुना करना है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए दिया है जिसमें अवयवों की संख्या एन, ए का मतलब क्या है, समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें पी अवयव है और एक समुच्चय बी है जिसमें क्यू अवयव है। इसमें अवयवों की संख्या p है और इसमें अवयवों की संख्या q है। तो अगर हमें निकालना होगा कि समुच्चय a क्रॉस b यानी a तथा b के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, तो वो किसके बराबर होगी, तो इनके अवयवों के संख्या के गुणनफल के बराबर होगी, यानी कि pq होगी, ठीक है। यानी जैसे आप यहां से देख सकते हो कि समुच्चय a में यहाँ पे कितने अवयव है 3, समुच्चय b में कितने अवयव है 2। तो a और b के कार्तीय गुण में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो जा रही है। क्या देख रहे हैं कि समुच्चय a में अवयवों की संख्या 3 थी, समुच्चय b में अवयवों की संख्या 2 थी, तो समुच्चय a क्रॉस b के अवयवों की संख्या क्या आई है, तो 3 गुना 2 यानी कि 6 हो जा रही है। तो सिंपल है, अगर a क्रॉस a का निकालना होगा तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 9 हो जाएगा। देख लो 3 3 6 3 9। तो आप अवयवों की संख्या बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है समुच्चय में कितने अवयव दिए गए हैं दोनों समुच्चय में, और उनके अवयवों की संख्या का ही गुणनफल उनके कार्तीय गुणन समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होगी। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। चलिए अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और समुच्चय बी है जिसका एलिमेंट हमारे पास 4 5 है। तो ए और बी के कार्तीय गुणन को आप देख रहे थे इस तरह से ना, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, यही ना होता था। तो अगर मैं चाहूं तो इसको एरो डायग्राम यानी कि तीर आरेख द्वारा भी निरूपित कर सकता हूं। यह तीर आरेख हो जाएगा ए बी, एरो डायग्राम इसे कर सकते हैं। इसमें समुच्चय के एलिमेंट लिख दो और इसमें समुच्चय बी के एलिमेंट लिख दो और यहाँ पे तीर द्वारा इसको मिला देंगे। इसी को हम लोग एरो डायग्राम यानी कि 1 के साथ 4 को, फिर उसके बाद 1 के साथ 5 को, फिर 2 के साथ 4 को,
फिर 2 के साथ 5 को, फिर 3 के साथ 4 को और 3 के साथ 5 को। तो इसी तरह से मिला देते हैं, यही आपका एरो डायग्राम कहलाता है। इसमें तीर द्वारा निरूपित कर देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे किस तरह से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी इसको दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रमेय है उनको साबित कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कार्तीय गुणन से संबंधित कुछ प्रमेय। पहला प्रमेय कह रहा है कि तीन समुच्चय ABC के लिए, पहला देखिए क्या दिया है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर, देखो इसमें वितरण नियम जैसा हो रहा है, A क्रॉस B और फिर इंटरसेक्शन A क्रॉस C हो जा रहा है ना। चलिए पहले वाले को साबित करते हैं। चलिए तो इसके लिए मैं देखो यहाँ पे कार्तीय गुणन है तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे ना, तो मैं मान लेता हूँ कि x, y एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में। ठीक है, जाहिर सी बात है कार्तीय गुणन हो रहा है तो यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर पेयर में होंगे। चलिए तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, ऐसे करेंगे ना ताकि हमारा शॉर्ट में हो जाए कि x बिलोंग करेगा सेट A से, जाहिर सी बात है, और क्रॉस है तो इसलिए कॉमा ले लेंगे, और y बिलोंग करेगा B इंटरसेक्शन C से, ऐसे होगा ना जी। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज्ड बाय x बिलोंग्स टू A कॉमा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू B, इंटरसेक्शन है तो तथा या और दे सकते हैं। ठीक है, तथा y बिलोंग्स टू C हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, यहां से मैं इसमें बांट देता हूं वितरण नियम जैसे, x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू B, तथा है तथा बीच में यहां कर देते हैं, और फिर इसे x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू C। चलिए y बिलोंग्स टू C। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि x y, देखो x A से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग से B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x, y जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, तथा x y जो ऑर्डर पेयर होगा वह बिलोंग करेगा किसमें, A क्रॉस C में। इसका मीनिंग है ना है जी। चलिए इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, तथा है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, x y ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C में। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यह ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर यहाँ लास्ट में नीचे लिख देना, मैं जगह नहीं है तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर में A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। समझ गए ना, कितना सिंपल था। अब बस यहाँ जो यूनियन है ना, यहाँ पे यूनियन, अगले वाले में यूनियन है, यहाँ यूनियन दे दें, यहाँ यूनियन दे दें, यहाँ पे तथा की जगह या कर देंगे, सिर्फ या कर देंगे तो फिर यहाँ यूनियन आ जाएगा, आपका हो जाएगा। सेकंड वाला आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रमेय 2 कि तीन समुच्चय ABC के लिए A क्रॉस B माइनस C जो होगा, यहाँ पे वितरण नियम जैसा ही हो जा रहा है, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। चलिए इसको साबित करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना x को x y ऑर्डर पेयर में लेने होंगे ना, एक ऐसा एलिमेंट है जो A क्रॉस B माइनस C में बिलोंग कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, इसका मीनिंग क्या होगा कि x A में बिलोंग कर रहा है और y जो है B माइनस C में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B तथा y नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग यही ना हुआ जी, y B में तो मिलेगा लेकिन C में नहीं मिलेगा, B माइनस C का मतलब यही हुआ। चलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, तथा देते हैं x बिलोंग्स टू A और y नॉट बिलोंग्स टू C, y नॉट बिलोंग्स टू C। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, पहले ऐसे ही लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B तथा x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C डैश कर सकते हैं, C में बिलोंग नहीं करा तो उसके C डैश में भी तो बिलोंग करेगा ना जी, बिल्कुल बिलोंग करेगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, इसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जिसमें C डैश लेने पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं इसी स्टेप के बाद सॉल्व करता हूँ, है ना, दो स्टेप बढ़ जा रहा था इसलिए मैंने वो स्टेप ही हटा दिया। चलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ, x y जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, इसका मीनिंग यही ना होगा, x बिलोंग कर रहा है x बिलोंग कर रहा है A में और y बिलोंग कर रहा है B में, यानी कि ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, तथा
एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि वाई एलिमेंट सी में बिलोंग ही नहीं करा, तो एक्स वाई जो ऑर्डर पे होगा ए क्रॉस सी में कहाँ बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। यानी इसका मीनिंग यही नहीं हुआ कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, लेकिन नहीं बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में। ठीक है ना, माइनस आ जाएगा, है ना जी, नॉट बिलोंग्स टू है यहाँ तथा है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर में ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी। तो यही थे आपके कुछ प्रमेय जो मैंने आपको साबित करके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ एनसीईआरटी केसेस ना सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।